देखिए, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करिए, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। देखिए, आज है 7 अप्रैल और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर मार्च वाली करंट अफेयर की पीडीएफ और वीडियो कब मिलेगी। तो देखिए, वीडियो तो कब का अपलोड हो चुका है, पीडीएफ भी वहाँ पे जो उसकी लिंक है पीडीएफ की दी गई है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। तो देखिए, जो आपका चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 है ये दिया गया है आरिफा जौहरी को। और ये एक महिला पत्रकार हैं आरिफा जौहरी। अब सवाल ये उठता है कि जो आपका चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है। देखिए, चमेली देवी जैन पुरस्कार भारत में उन महिला मीडिया कर्मियों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में वार्षिक प्रतिष्ठित मान्यता है जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीति, समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष और उपभोक्ता मूल्यों जैसे विषयों पर रिपोर्ट दी है। और जो आपका चमेली देवी जैन पुरस्कार है इसकी स्थापना 1980 में वर्गीस और चमेली देवी के परिवार के द्वारा की गई थी। और देखिए, 2020 की बात करें यानी कि जो पिछला पुरस्कार है, तो 2020 वाला पुरस्कार जो 2021 में वितरित किया गया था ये नीतू सिंह को मिला था जो कि गॉन कनेक्शन मीडिया हाउस से जुड़ी हुई हैं। तो 21 वाला पुरस्कार 22 में वितरित हुआ है और 20 वाला 21 में, ठीक है। और विनर्स का नाम रखेगा, 21 वाले पुरस्कार की विजेता हैं आरिफा जौहरी और 20 वाले पुरस्कार की जो विजेता थी इनका नाम था नीतू सिंह। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया। तो देखिए, स्कूल चलो अभियान को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और उत्तर प्रदेश के जो दोबारा मुख्यमंत्री बने इनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरा बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में स्कूल चलो अभियान को शुरू किया। देखिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं इनके अनुसार जो सरकारी स्कूल हैं, तो सरकारी स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए जिसका उद्देश्य स्कूलों को एक नया रूप देना है। और उन्होंने अधिकारियों से ये अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो स्कूल चलो अभियान है इसमें न केवल जनप्रतिनिधि शामिल होंगे बल्कि जो विधायक होंगे तो विधायकों को एक एक स्कूल भी अपनाना होगा। तो देखते हैं कितना कारगर होता है। वैसे तो स्मार्ट सिटी योजना चली थी और सांसद आदर्श ग्राम योजना भी चली थी लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। देखते हैं ये वाला योजना जो है कितना कारगर होता है। अभी तो मैं आपको दिखा दूँ, मैंने बहुत सारे स्कूलों का सर्वे किया है, वहाँ स्कूलों में बैठने के लिए बेंच तक की सुविधा नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे बेंच ही नहीं है, बच्चे जो है दरी बिछा के, दरी क्या मतलब एक तरीके से बोरा बिछा के उस पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो काफ़ी ये दयनीय स्थिति है उत्तर प्रदेश और बहुत सारे राज्यों में। इस सरकारी स्कूलों में वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है। अगला है कि मार्च 2022 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना रहा। तो देखिए, मार्च 2022 में भारत का जीएसटी संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपए रहा। देखिए, मार्च 2022 का राजस्व पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 15% अधिक और मार्च 2020 के राजस्व में 46% अधिक है। देखिए, जो मार्च 2022 रहा तो इसमें जो आपका जीएसटी संग्रह है ये कुल आपका 1.42 लाख करोड़ रुपए यानी कि 1,42,095 करोड़ रुपए रहा, जो कि जनवरी 2022 में जो निर्धारित किया गया था 1,40,986 करोड़ रुपए, उसके पिछले उच्च स्तर को ये तोड़ रहा है। तो जो टारगेट बनाया गया था उससे ज़्यादा जीएसटी सरकार ने प्राप्त कर लिया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में गणगौर पर्व मनाया गया। तो देखिए, गणगौर पर्व को राजस्थान में स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन इसके जो सीमावर्ती राज्य हैं जैसे कि गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी इसको मनाया जाता है गणगौर पर्व को। देखिए, गणगौर पर्व होता क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। देखिए, मार्च से अप्रैल तक चलने वाले इस त्यौहार की अवधि के दौरान महिलाएं जो है भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा करती हैं। और ये जो त्यौहार है ये फसल, वसंत, प्रसव और वैवाहिक निष्ठा का जश्न मनाता है। और जो अविवाहित महिलाएं होती हैं ये एक अच्छा पति पाने के लिए, गौरी का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी पूजा करती हैं।
और जो विवाहित महिलाएं होती हैं ये स्वास्थ्य, कल्याण, सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति की लंबी उम्र के लिए उनकी पूजा करती हैं। और ये जो आपका गणगौर पर्व है, ये त्यौहार चैत्र के पहले दिन होली के अगले दिन शुरू होता है और 16 दिनों तक चलता है। तो ये है आपका गणगौर पर्व, याद रखिएगा। ये स्पेशली राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस जो है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस को हम 5 अप्रैल को मनाते हैं और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस है ये 2020 में मनाना शुरू हुआ था। और इस दिवस को मनाने की घोषणा 2019 में की गई थी, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। देखिए, जो अंतरात्मा है ये क्या होती है? अंतरात्मा जो है ये एक व्यक्ति के आंतरिक स्व को संदर्भित करती है कि वो क्या चीज़ है, जो कि एक आभासी इकाई है, लेकिन ये एक व्यक्ति के कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किस योजना को शुरू किया गया हाल ही में? तो देखिए, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को शुरू किया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना है, यानी कि इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम है, इसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ाना है, ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और इस योजना को राज्य सरकारों के द्वारा जो है समर्थित किया गया है। और देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात हो रही है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री का नाम भी रख लीजिए। इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला कि हाल ही में पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किस हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? तो देखिए, जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने जो है प्रकृति नाम के एक हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है। और इस पहल का उद्देश्य है बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में किए जा सकने वाले छोटे बदलावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। देखिए, जो आपका ये हरित पहल है, इस पहल का उद्देश्य बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में किए जा सकने वाले छोटे बदलावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। देखिए, आपको पता होगा कि प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, एक तरीके से कहा जाए, पॉल्यूटेंट है, जो कि डिसइंटीग्रेट होने में बहुत समय लेता है। बहुत लंबा समय चाहिए प्लास्टिक को जो है डिसइंटीग्रेट होने में। तो इसका एक ही उपाय है कि हम प्लास्टिक का यूज़ करना ही बंद कर दें। और इसी के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विभिन्न हरित पहल शुरू की गई है। देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लिया है। तो देखते हैं, 2022 तो चल ही रहा है और आधा लगभग खत्म भी हो गया है। देखते हैं 2022 के अंत तक सिंगल यूज प्लास्टिक को ख़त्म किया जाता है कि नहीं। तो ये टारगेट है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस वर्ष तक जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने या फिर उसको ख़त्म करने का जो है लक्ष्य रखा है, तो ये टारगेट ईयर है 2022। बाकी ये जो आपका प्रकृति नाम का हरित पहल है, इसको किसने शुरू किया है? श्री भूपेंद्र बघेल ने, जो कि क्या है, जो कि हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो देखिए, इस पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। देखिए, अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है, तो उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, जो आपकी ये बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक है, तो इस पुस्तक को प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, जो कि कुलपति हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के, इनके द्वारा लिखा गया है। और ये पुस्तक बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास है। अगला प्रश्न कि अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस देश की यात्रा के दौरान पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा गया है? तो देखिए, अप्रैल 2022 में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये 2 देशों की यात्रा पर थे, तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड। तो तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के बारे में आपको अभी डिटेल बताऊंगा। अभी सबसे पहले बात करेंगे नीदरलैंड की यात्रा पे। देखिए, जब ये नीदरलैंड की यात्रा पर गए थे 4 से 7 अप्रैल के दौरान, ठीक है,
तो उसी समय जो है उन्होंने एक पीले टूलिप फूल की प्रजाति का नाम मैत्री रखा। तो कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए स्टोरी के रूप में मैं इसलिए चीज़ों को बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए, और होता भी है, और इसीलिए आप 100% स्कोर करके आते हैं विभिन्न एग्जाम में। देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है अभी हाल ही में 4 से 7 अप्रैल तक नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान किंग विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के साथ साथ जो है वहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से भी मिले थे। और इनकी यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में भारत और नीदरलैंड के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल एग्जाम में ये पूछा सकता है कि जो आपका वर्ष 2022 है, 2022 में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए? तो ये देश आपका नीदरलैंड है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। और देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फूलों के बागीचों में से एक जो आपका क्यूकेन होफ है, ठीक है, तो क्यूकेन होफ का इन्होंने दौरा किया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े फूलों के बागीचों में से एक है, जो कि नीदरलैंड में है। और उसी समय इनको एक पीली ट्यूलिप किस्म के फूल जो है उनको पसंद आ गया, उसका नाम इन्होंने मैत्री रख दिया। और देखिए अपनी यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने जो है जो आपके नीदरलैंड के विदेश मंत्री हैं वो के होकेस्ट्रा इनसे भी मुलाकात की थी। तो जितनी भी चीज़ें थी नीदरलैंड की यात्रा के संबंधित जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए मैंने सारी बता दी हैं। और अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जो है तुर्कमेनिस्तान यात्रा की। देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इन्होंने अभी हाल ही में अशगाबाद में जो है तुर्कमेनिस्तान में अपने समकक्ष यानी कि जो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं सरदार बर्दी मुहामेदोव इनसे मुलाकात की। और द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा के दौरान भारत और तुर्कमेनिस्तान ने जो है आपदा प्रबंधन और वित्तीय खुफिया सहित सहयोग के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब एग्जाम में ये पूछेगा कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए थे, और उनकी यात्रा के दौरान भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में कितने समझौते हुए? तो टोटल 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए कल भी मैंने कुछ जो है समझौतों के बारे में बताया था, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, इनको मिस मत कीजिए वरना आपका एग्जाम में 1 नंबर छूट सकता है। तो मेरा काम है कंप्लीट जानकारी देना, आपका काम है उसको रिवाइज करते रहना और दिमाग में फिट करके एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है, और सारे क्वेश्चन को हल करके सरकारी नौकरी पाना। देखिए राष्ट्रपति भवन ने अभी हाल ही में एक ट्विटर पे ट्वीट किया था, उसमें बताया कि भारत और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति जो है जब दोनों मिले थे आपस में, तो भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद, और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं सरदार बर्दी मुहामेदोव। तो इन दोनों की मौजूदगी में जो है आपदा प्रबंधन, वित्तीय खुफिया, संस्कृति और युवा मामलों में सहयोग के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये चारों याद रखिएगा किन किन क्षेत्रों में हुए। ये क्षेत्र आपके हैं आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, वित्तीय खुफिया और संस्कृति यानी कि कल्चर, और युवा मामले में, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि डी कोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए डी कोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक को लिखा है अश्विनी श्रीवास्तव ने, और विटास्टा पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। ये पुस्तक भारत की नौकरशाही व्यवस्था को कवर करने वाले पत्रकार की अपनी तरह की पहली किताब है। तो अश्विनी श्रीवास्तव की एक पुस्तक आई है डी कोडिंग इंडियन बाबूडोम, याद रखिएगा, इसको विटास्टा पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने पब्लिश किया है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न है केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको जो है भारत का अगला विदेश सचिव अपॉइंट किया, बताइए। और इन्होंने जो है किसका स्थान लिया है विदेश सचिव के पद पर, ये भी बताना है। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिए। अगला है कि हाल ही में कौन चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री बने, बताइए। और नेक्स्ट है कि क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखा है, बताइए। नेक्स्ट है कि भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन बने, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत के साथ नई दिल्ली में कितने समझौते किए, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की।
देखिए एमडी का पहला प्रश्न है कि महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश का पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किस स्थान पर जो है मतलब किस स्थान पर स्थापित किया गया। तो देखिए इसको जो है चित्तूर में स्थापित किया गया है। अगला था कि क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए ये पुस्तक श्री राम चौलिया ने लिखा है। और तीसरा था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस हेलीकॉप्टर के द्वारा 60 साल की शानदार सेवा के उपलक्ष्य में 2 अप्रैल 2022 को हाकिम हाकिमपेट के वायुसेना स्टेशन में एक सम्मेलन आयोजित किया। तो देखिए इस हेलीकॉप्टर का नाम चेतक है। चौथा था कि 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है लीव द डोर ओपन को। पांचवा था कि हाल ही में किसने ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया। तो उसको शुरू किया आरपीएफ ने। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। जय हिंद जय भारत।